तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से मेरे पास आप लोगों के लिए काफी सारी अपडेट्स हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और साथ के साथ आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में भी, जो कि फाइनल शो था बिफोर समर स्लैम 2021। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। अब हम जानते हैं कि क्रिश्चियन बन गए थे भाई इंपैक्ट चैंपियन केनी ओमेगा को हरा के रैम्पेज के अंदर, और उनके पास 2 टाइटल्स थे। और रिपोर्ट्स हमको बताती हैं कि TNA ने अपने आगे के शोज को टेप कराए और एक टाइटल जो है उन्होंने हटा दिया है उनके ऊपर से, यानी कि जो TNA चैंपियनशिप वो कैरी कर रहे थे, अब उसको इंपैक्ट आगे जाते हुए नहीं यूज करेगी। एक ही टाइटल रहेगा क्रिश्चियन के पास, वो है इंपैक्ट चैंपियनशिप वाला। और ये गाइस मैंने आपको सोचा बता देना चाहिए। अगली चीज की हम बात करते हैं तो CM पंक अपना डेब्यू भाई टीज कर रहे हैं जितने तरीके से वो कर सकते हैं, और काफी सारे हिंट्स वो ड्रॉप करी जा रहे हैं। और कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करी जहां पे 3 नंबर्स लिखे हुए थे, 5, 11 और 21। अब इस चीज के 2 मतलब हो सकते हैं। पहले मतलब की मैं बात करूं तो 2005, 11 और 21 ये 3 ऐसे साल हैं जब पंक ने अपने रेसलिंग करियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। 2005 में डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट विद WWE, 2011 में उसको रिन्यू करा, और अब 2021 में AEW के साथ। और दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि 2005 में हमें समर ऑफ पंक देखने को मिली थी ROH में, 2011 में WWE में, और अब फाइनली समर ऑफ पंक आने वाली है AEW के अंदर। तो काफी क्लेवर तरीके से उन्होंने टीज करा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने ऑल एलीट वर्ड को मेंशन करा था एक कमेंट्री करते हुए MMA इवेंट के अंदर। और उस इवेंट में गाइस उन्होंने जो कोट सूट पहन रखा था उसमें साइड में एक बैज लगा था जिसमें शिकागो बुल्स का लोगो था, और उसके अंदर रोमन न्यूमरल्स में 20 लिखा हुआ था। अब आई डोंट नो उन्होंने पर्पस पे करा था या फिर नहीं, लेकिन शिकागो बुल्स की जो अरीना है वो है गाइस यूनाइटेड सेंटर, जहां पे इस हफ्ते रैम्पेज होने वाली है। और 20 ऑब्वियसली डेट है, यानी कि 20 अगस्त। तो देखते हैं भाई, इतने सारे टीजर आने के बाद भी अगर CM पंक नहीं आते हैं तो भाई डेफिनेटली बहुत अजीब लगेगा। हो सकता है वो ट्रॉल भी कर रहे हो, लेकिन इस बार मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रोमन रेंस ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात करी भाई जिमी ऊसो के अरेस्ट के बारे में, जो कि रिसेंटली हुआ था रिगार्डिंग DUI। और उन्होंने ये बात बोला कि देखो भाई, किसी के लिए भी ये चीज सही नहीं है, हर बंदे को अपने आप को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। और रोमन रेंस ने यहाँ पे ये बात भी बोली कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी फैमिली पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता लोगों का। और वो कहते हैं कि एक हार्ड कॉन्वर्सेशन मेरी भी हुई थी जिमी ऊसो के साथ, और मैंने भी उसके साथ इस बारे में बात करी है। अब ऑब्वियसली वो हमको ये तो नहीं बताएंगे कि बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है, लेकिन वो भी यही कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों को इन एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, जितना वो रहे और उतना ही उनके लिए बेटर है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो NXT की प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उसके बारे में कल की वीडियो में हमने बात करी थी। और अब जो है दिक्कतें और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि USA नेटवर्क इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि आने वाले टाइम में NXT एपिसोड्स को टेप करेगी। और एक सोर्स ने उनके ये बोला है कि भाई हमने जो पैसे दिए थे कॉन्ट्रैक्ट के NXT को एयर करने के लिए, वो टेप शोज के लिए नहीं करा था। तो रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं NXT और USA के बीच में यहाँ पे इफेक्ट ले सकता है। क्या ये बात सच है या फिर झूठ, वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कैसे विंस और ट्रिपल एच के बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है इस समय, की किसका हाथ ऊपर रहेगा NXT पे। तो गाइस वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत देखना कि NXT का फ्यूचर कैसे शेप अप होगा। नेक्स्ट चीज की हम बात करें गाइस तो जबकि शो से हम अभी बहुत ज्यादा दूर हैं, रॉयल रंबल 2022 के बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं। पहला ये कि वो सेंट लुइस के अंदर हो सकता है शो, जो कि रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है। वो सिटी सबसे आगे चल रही है बिड में। लेकिन उसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हो सकता है कि WWE रॉयल रंबल पेपर-व्यू को जनवरी की बजाय फरवरी में लेके आए। तो अगर ऐसा होगा तो जैन में कौन सा शो होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब जैसे उन्होंने समर स्लैम को सैटरडे पे करा, अब ये भी एक अलग चीज हो सकती है। तो वो गाइस जब हमें पता लगेगा कुछ महीनों बाद आई थिंक, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो पहले एपिसोड AEW रैम्पेज की रेटिंग्स आ चुके हैं गाइस, और एवरेज व्यूअरशिप रही 7,40,000 व्यूअर्स। अब मेरे हिसाब से काफी अच्छी रेटिंग है, क्योंकि फर्स्ट शो था तो काफी हाइप भी बनी हुई थी। लेकिन आने वाला जो रैम्पेज का शो है, अगर वो मिलियन व्यूअर्स से ऊपर नहीं करता तो मैं शॉक रह जाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली CM पंक की एक्सपेक्टेशन लगी हुई है और बहुत लोग देखेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला है, और अगर अब CM पंक भी आ जाते हैं तो डेफिनेटली रैम्पेज को ये रेटिंग मेंटेन करने में इजी हो जाएगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिसेंट बीइंग द एलीट के एपिसोड में डैनियल ब्रायन और ब्रे वायत को टीज करा गया। अब एक सीन देखने को मिलता है जहां पे केनी ओमेगा और यंग बक्स जो हैं वो साथ में घूम रहे होते हैं, और वो एक फिगर्स की शॉप में जाते हैं, यानी कि मेटल के फिगर्स वो ढूंढ रहे होते हैं। वहां पे उनको AEW के फिगर्स मिलते हैं फाइनली, लेकिन साइड में एक फिगर पड़ा होता है जिसमें डैनियल ब्रायन और द फील्ड होते हैं। तो उनको कैमरा पे लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद उसके आगे अपना फिगर रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंट हो सकता है केनी ओमेगा ने पढ़ा द फील्ड नाम, और डैनियल ब्रायन का नाम उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला। तो ये गाइस एक पॉइंट टू बी नोटेड है। और आज की फाइनल अपडेट की हम बात करते हैं रॉ से
पहले गाइस तो कर्ट एंगल ने एक ट्वीट करी काफी इंटरेस्टिंग, जहां पे मीरो को वो कन्फ्रंट कर रहे हैं और कैप्शन में लिखा हुआ है कि अगर ऑलरेडी मेरा रूम इतने सारे टाइटल से फुल ना होता तो मैं मीरो तुमसे ये भी टाइटल छीन लेता। अब आई डोंट नो कि कर्ट एंगल क्या AEW में जा सकते हैं या फिर नहीं, आप क्या उनको देखना चाहेंगे? इनफैक्ट एक मैच में नहीं बल्कि एक ऑन स्क्रीन रोल में, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अब मंडे नाइट रॉ की हम बात करते हैं भाई, तो आज का शो उतना भी कोई खास नहीं था, फटाफट से इसके रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। RK Bro इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और अगर उसको रॉ में से हटा दिया जाए तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी शो का बचेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में रैंडी ऑर्टन को रिडल कन्फ्रंट करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको वापस एज अ टीम आ जाना चाहिए, लेकिन AJ स्टाइल्स और ओमॉस जो है यहाँ पे आके उनको रोक लेते हैं, इंटरप्ट करते हैं। रैंडी ऑर्टन बोल रहे होते हैं डेफिनेटली मैं RKO लगा के दिखाऊंगा ओमॉस को, लेकिन AJ स्टाइल्स भी रिडल को यहाँ पे गाइस एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, तो इन दोनों का आपस में मैच होता है और मैच के बीच में रैंडी ऑर्टन चले जाते हैं बैक स्टेज, रिडल की मदद नहीं करते और इसकी वजह से गाइस रिडल यहाँ पे हार जाते हैं, क्योंकि ओमॉस भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत दे रहे थे रिंग साइड से, तो ये चीज हमें शो के स्टार्ट में देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं जो रिया रिप्ली का मैच होता है निकी ऐश के साथ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपस में लड़ी जा रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, शार्लेट यहाँ पे कमेंट्री के ऊपर थी और रिया रिप्ली ने क्लीन हरा दिया निकी ऐश को, और मैच के बाद निकी और रिया मिलकर जो है शार्लेट को अटैक करते हैं, ये हमें देखने को मिला। इसके बाद एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट वीर एंड शैंकी, जो कि कुछ हफ्तों पहले से एक रीमैच था, और मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि भाई ड्रू मैकिंटायर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है कि जिंदर एक बिल्कुल बेकार और मरा हुआ अपोनेंट लग रहा है। मतलब जितनी भी रॉ मुझे याद आ रही हैं, एक बस स्वॉर्ड चुराने के अलावा आई डोंट थिंक कि जिंदर ने कुछ भी ऐसा करा है कि मैं कहूँ हाँ ये बंदा ड्रू मैकिंटायर को हरा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आई थिंक पेपर व्यू में जिंदर माल जीतने वाले हैं, और जो रिवेंज हम वेट कर रहे हैं वो शायद सीधा समर स्लैम में आएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वन साइडेड फ्यूड है। और आज भी ड्रू मैकिंटायर अपना मैच तो जीते ही, लेकिन मैच के बाद उन्होंने जिंदर की भी बोलती बंद कर दी। अगली चीज की हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे एलायस का टीजर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने अपनी गिटार को जला दिया है, कुछ नया आने वाला है, उनका टूमस्टोन भी दिख गया 17 से 21, यानी कि उनका एक गिमिक खत्म होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे हैं वो शायद रिलीज हो जाएंगे, और वो भी देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। अगली चीज की बात करते हैं तो जॉन मॉरिसन अपना नया टीवी शो लेके आ गए भाई, जो कि था मॉइस्ट टीवी, और यहाँ पे उनके गेस्ट थे द मिज, और जॉन मॉरिसन मिस से पूछना चाहते थे बेसिकली क्या तुम अपनी इंजरी को इतने समय से फेक कर रहे थे, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन डेमियन प्रीस्ट गाइस यहाँ पे बाहर आके मिस को काफी ऐसी बातें बोलते हैं कि फाइनली उनके मुंह से निकल जाता है कि 2 हफ्ते पहले ही मुझे क्लियर कर दिया गया था। तो मॉरिसन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, और ये वो मौका था WWE के पास कुछ बढ़िया करने का कि एक्चुअली में मॉरिसन टर्न कर जाते मिस के ऊपर, लेकिन कहां कौन इतना दिमाग लगाए। लेकिन तब भी मुझे लग रहा है गाइस कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखने को मिल सकती है कुछ टाइम में। तो इसके बाद मिस का मैच होता है डेमियन प्रीस्ट के साथ, जो कि डेमियन प्रीस्ट जीतते हैं एक ब्रो किक लगा के। शेमस होता है रिंग साइड पे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, और मैच के बाद वो प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं इसी ब्रो किक से मैं तुम्हें समर स्लैम में भी हराऊंगा। तो मिज और मॉरिसन के बीच में अभी जो चीजें बिल्कुल सही लग रही हैं गाइस, और कुछ ऐसा हमें ब्रेकअप का हिंट आज मिला नहीं है। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है मंसूर का अगेंस्ट मेस, और मुस्ताफा अली रिंग साइड से असिस्ट देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मंसूर जीत जाते हैं। तो ये दोनों टीमें आपस में लड़ तो रही हैं, लेकिन कुछ खास स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिल रही। इसके बाद रैंडी ऑर्टन का मैच होता है ओमॉस के साथ, और मोस्ट ऑफ द मैच ओमॉस डोमिनेट कर रहे थे, ऑर्टन RKO लगाने में अनसक्सेसफुल हो रहे थे, रिडल रिंग साइड पे थे नहीं, और AJ स्टाइल्स यहाँ पे अटैक करते हैं, ऑर्टन को रेफरी देख लेता है और डिस्क्वालिफिकेशन से ऑर्टन इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद उन पे अटैक कंटिन्यू रखता है कुछ समय तक, लेकिन फाइनली रिडल आते हैं यहाँ पे ऑर्टन को बचाने के लिए, और रैंडी ऑर्टन को ये बात रियलाइज होती है। वो रिडल को कहते हैं कि देखो भाई रिस्पेक्ट जो है ऐसी मिलते नहीं है, अर्न करनी पड़ती है। मैंने तुम्हें इतना कुछ उल्टा सीधा बोला, मैंने तुम्हारी हेल्प भी नहीं करी आज मैच में, लेकिन तब भी यहाँ पे तुम आए मेरे को बचाने के लिए। यू हैव अर्न्ड माय रिस्पेक्ट। और ये जबकि मैं बोलना नहीं चाहता, कहना पड़ेगा RK Bro इज बैक। वो हाथ मिलाते हैं यहाँ पे रिडल से, और रिडल को इतनी ज्यादा चीयर हो रही थी इस सेगमेंट में कि बिल्कुल गूज़बम्प्स आ गए, मजा आ गया सुन के कि हाँ फाइनली एक और ऐसा स्टार लग रहा है कि मेन इवेंट पे बढ़िया बनाया जा सकता है। और वो ओमॉस और स्टाइल्स को चैलेंज करते हैं फॉर द टाइटल्स, और ये मैच गाइस ऑफिशियल कर दिया गया है समर स्लैम के लिए। मैं बहुत समय से आपको बोल रहा था ये मैच होने वाला है, और डेफिनेटली WWE ने यही करा है। इसके बाद NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस आते हैं एक बार फिर से रॉ पे, और जेफ हार्डी को मैच से पहले भी अटैक करते हैं। जेफ हार्डी को उन्होंने मैच में हरा भी दिया। पॉइंटलेस लग रहा है बिल्कुल मुझे जेफ हार्डी का हारना भी, और साथ के साथ कैरियन क्रॉस का मेन रोस्टर पे अपीयर होना भी। क्यों इनको पुश करा जा रहा है? भले उस 5 मिनट में कुछ और डाल दो भाई, कोई ढंग की स्टोरी लाइन तो लेके आओ। आई डोंट नो WWE की थिंकिंग क्या है, बस नो मोर वर्ड्स दे दिया जेफ हार्डी को और बोला कि अब तुम 1 साल के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके बाद हम बात करें तो भाई रॉ पे सबसे बकवास चीज जो चल रही है, डू ड्रॉप को भेजा गया भाई लिली को लाने के लिए, और वो लिली से डर के वापस आ गई, और ईवा मरी से उनको चांटा पड़ गया। और अब ईवा मरी का जो मैच है वो अलेक्सा ब्लिस के साथ
साथ होगा। इज एनीवन इंटरेस्टेड? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं तो भाई नहीं हूं। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है विमेंस का, जहां पे शार्लेट को बोला जाता है कि अगर तुम एक पार्टनर ले आती हो तो निकी ऐश और रिया रिप्ली से तुम लड़ सकती हो। और वो किसको लेके आई? शो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए, शार्लेट फ्लेयर कॉल्ड नाया जैक्स। तो अपनी शादी की शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद वो रॉ पे आई और नाया जैक्स के साथ उन्होंने एक मैच लड़ा और डेफिनेटली गाइस यहाँ पे वो अपना मैच जीत भी गई। क्या ये मैच देखने के बाद इनके ट्रिपल थ्रेट मैच में मेरा इंटरेस्ट आया? डेफिनेटली नॉट। लेकिन फाइनली गाइस जो शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है वो था बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग का कन्फ्रंटेशन। गोल्डबर्ग आके कहते हैं कि देखो भाई, मेरे बेटे को तुम इस चीज के बीच में लाए हो, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है और मैं यहाँ पे रिटायरमेंट से इसीलिए वापस आया था ताकि मेरा बेटा मुझे देख पाए और इसी वजह से मुझे जीतना भी पड़ेगा समर स्लैम में, ताकि वो देख सके कि गोल्डबर्ग अभी भी वैसा ही है जैसा वो अपने प्राइम में था। और बॉबी लैशली बाहर आते हैं, वो इस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन एट द एंड गाइस यहाँ पे सेगमेंट में गोल्डबर्ग एक स्पीयर लगाते हैं लैशली को, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे अजीब स्पीयर लगा, उतना कोई बढ़िया स्पीयर नहीं था गोल्डबर्ग का। और वो उसके बाद अपने बेटे गेज के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी आज की मंडे नाइट रॉ, एक बहुत ही एवरेज शो था। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मजा आया, आरके ब्रो एक अलग ही लेवल पे है और उसके अलावा बाकी शो दूसरी तरफ है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके ओपिनियंस भी ऐसे ही होंगे, अगर अलग हैं तो कमेंट्स बताएं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।